यह चाहत की बहू कम कम पढ़ी लिखी हो ताकि वह कभी जो है आवाज ना उठा सके। बताओ, यही तो है हमारे समाज की घटिया सोच। मन करता है एक दो को कूट दूं पकड़ के। ऐसे ऐसे हमारे समाज में लोग, लड़कियों नहीं पढ़ी लिखी होनी चाहिए, लड़कियां आए बहू आए तो केवल यही काम करे, पढ़ा नहीं सकती, लिखा नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती, भाग यहाँ से। समाज के अंदर ऐसे कई कीड़े हैं, मैं साफ बोलता हूँ, कई कीड़े हैं कि वो अपना जीवन नहीं देखते हैं, दूसरे के जीवन में घुसे चले जाते हैं। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है। गली की आंटियां भी ऐसी होती हैं, आधे सबसे ज्यादा तो आंटियां ही हैं बिल्कुल गली की, है ना, सबके गली की होती हैं ऐसी 10-15 आंटियां। अगर आप झूठ बोल के शादी कर भी लो, देखो अरेंज मैरिज में ज्यादा यही होता है। मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं विरोध में नहीं बोल रहा, बस एक हकीकत बता रहा हूँ। अरेंज मैरिज में 90% अरेंज मैरिज जो होती है आज के टाइम पे झूठ बोल के करवाई जाती है। चाहे बुरा लगे या अच्छा लगे, यही सच्चाई है। झूठ बोल के कराई जाती है। लड़के में कोई कमी होती है क्या, वो जाकर बोला जाता है वहां लड़की घर वालों को? या लड़कियों के अंदर कोई कमी होती है क्या, लड़के घर वाले को जाके बोलते हैं क्या कोई? तो 90% अरेंज मैरिज केवल और केवल किस पे होती है, धोखे पे ही होती है। ठीक है, मैं अरेंज मैरिज लव मैरिज का कोई प्रेम विवाह का कोई पक्ष या इसका पक्ष नहीं ले रहा, बस बता रहा हूं आपको कि हाँ 90% जो है चांसेस होते हैं कि खराब लड़का या खराब लड़की, इनकी हकीकत छुपाई जाती है कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। बस हाँ, समाज 4 लोग के आगे दिखाने के लिए कि हाँ देखो ऐसा है, और शादी करवा दी जाती है। बाद में झेलना किसको पड़ता है, उस लड़के को या लड़की को। तो जैन सभी को 7th क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो हम लोग चैप्टर नंबर 16 करने वाले हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियोस अपलोड करी हैं, आप लोग जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में नाच सकते हैं। ठीक है, देखिए इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं रीढ़ की हड्डी, जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी। जगदीश चंद्र माथुर जो है इसको लिखने वाले हैं। क्या है इस चैप्टर के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, वो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और प्लस एमसीक्यू आप लोग को साथ साथ करवा दूंगा, सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है ना, चलिए तो ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16, ये रीढ़ की हड्डी क्या कहता है। और एक चीज और कि इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे, समरी है सबसे पहले वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए समरी जब हम पढ़ लेंगे तो हमें पता लग जाएगा इस चैप्टर के अंदर आखिरकार देख क्या रहा है। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले बता रखा है कि रीढ़ की हड्डी आखिरकार है क्या इस चैप्टर के अंदर। देखिए रीढ़ की हड्डी सुप्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित एक अत्यंत उद्देश्यपूर्ण, याद रखना किसी खास उद्देश्य के लिए चैप्टर बनाया गया है। ये जो राइटर हैं जिनका नाम है जगदीश चंद्र माथुर, ये इस चैप्टर को लिख रहे हैं, उसके पीछे बहुत ज्यादा मेन मोटिव छुपा हुआ है कि हमारे समाज के अंदर जो महिलाओं की स्थिति जो कर रखी है आज के टाइम पे, या बिल्कुल नीचे समझना उनको, है ना, वैसे तो उस चीज को ये जवाब देते हैं। और बोला जा रहा है अत्यंत उद्देश्यपूर्ण और सामाजिक एकांकी वन एक्ट प्ले, एक यह एकांकी समाज में व्याप्त लड़कियों के विवाह से जुड़ी रूढ़िवादी मानसिकता, यानी जो लड़कियों के विवाह से रिलेटेड जो पुरानी सोच है आज सबकी, वो और दहेज प्रथा और शिक्षा के प्रति दोहरे रवैये पर कड़ा प्रहार करती है। यानी जो लोगों की सोच है कि महिलाओं को नहीं पढ़ना चाहिए, है ना, महिलाओं को जो है विवाह के टाइम ऐसे रहना है, ऐसे रहना, बहुत सारे जो कड़े नियम लागू करके रखते हैं। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा धीरे बोलूंगा क्योंकि गले में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, बोलते बोलते देखिए तो बोला जा रहा है मुख्य पात्र है क्या इस चैप्टर के अंदर, तो समझ में आ रहा होगा किस चीज की बात करने वाले हैं। लड़कियों के विवाह के टाइम पे या उनसे जुड़ी रूढ़ी मानसिकता जो लोग रखते हैं ना, दहेज को लेकर प्रथा, दहेज प्रथा, शिक्षा के प्रति, तो वो सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। बोला जा रहा है मुख्य पात्र और कथानक कौन है वो देखते हैं। एकांकी के रूप मुख्य पात्र राम स्वरूप, यानी लड़की के पिता, याद रखना राम स्वरूप लड़की के पिता, प्रेमा जो है लड़की की माँ है, और उमा खुद लड़की है, मतलब खुद लड़की का तो क्या है, उच्च शिक्षित, यानी बहुत ज्यादा हाई क्वालिफाइड और प्रगतिशील विचारों वाली लड़की है। यानी इसकी उमा जो मतलब जो इस चैप्टर में उमा जो है वो लड़की है, और जिसको लड़का देखने वाले आ रहे हैं, लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं, वो हम जानने वाले। देखिए तो लड़की के पिता का नाम राम स्वरूप, माता का नाम प्रेमा और लड़की का नाम उमा। और अब गोपाल प्रसाद लड़के के पिता हो गए, गोपाल प्रसाद, और शंकर जो है खुद लड़का है, जिसका विवाह किससे होना है, ये उमा से। तो गोपाल प्रसाद का बेटा जो चरित्रहीन है, मतलब बहुत गंदा स्वभाव का है, कौन, ये, है ना। तो बोला जा रहा है और रीढ़ की हड्डी से लाचार है, यानी रीढ़ की हड्डी से लाचार मतलब ऐसे झुक के बैठता है, और इसके लक्षण भी ठीक नहीं है ना, और दूसरों पर निर्भर भी रहता है, ऐसा लगता है खुद की रीढ़ की हड्डी ना हो। तो 2 तरीके से इशारा किया जाएगा। राम स्वरूप अपनी पढ़ी लिखी बेटी उमा का विवाह गोपाल प्रसाद के बेटे किससे करवा रहे हैं, शंकर से तय करना चाहते हैं। गोपाल प्रसाद जो है लड़के के जो पिता हैं, गोपाल प्रसाद उनका बेटा चाहते हैं, और उनका बेटा चाहते हैं, मतलब ये राम स्वरूप जो है वो चाहते हैं अपनी बेटी की शादी करवाना किससे, गोपाल प्रसाद के लड़के से, शंकर से। अब क्या हुआ, लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो ऐसा चाहते हैं। देखिए शंकर और उसके पिता जो है
राम स्वरूप वो ये सॉरी गोपाल प्रसाद वो ये चाहते हैं, लड़का और लड़के के पिता, कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो, केवल मैट्रिक पास हो, ताकि वह उनके जो है नियंत्रण में रहे। मतलब कम पढ़ी लिखी रहेगी तो नियंत्रण में रहेगी लड़के के और उसके पिता के, तो चीज। इस मजबूरी के कारण राम स्वरूप अपनी बेटी की बीए, याद रखना बैचलर ऑफ आर्ट्स करी होती लड़की तक की उच्च शिक्षा को छिपा जाते हैं। यानी बोलते वो लड़की के जो पिता है राम स्वरूप, वो चाहते हैं कि लड़की यानी उनकी लड़की जो उमा है उसकी क्वालिफिकेशन लड़के के और लड़के के पिता के सामने ना आए, ठीक है ना। एकांकी और चरमोत्कर्ष, यानी जब गोपाल प्रसाद यानी लड़के के पिता और शंकर उमा को देखने आते हैं तो वे उससे तरह तरह के अपमानजनक सवाल पूछते हैं। तो उमा का भाई दिमाग खराब हो जाएगा कि नहीं, वो तो पढ़ी लिखी लड़की है। जैसे उसकी सिलाई कढ़ाई, गाने बजाने और यहाँ तक कि उसकी सुंदरता की जांच करते हैं। सोचो, लड़की देखने आए हैं या कपड़ा देखने आए हैं या मशीन देखने आए हैं। उमा इस नाटक और वस्तु की तरह जाने वाली जांच के से तंग आ जाती है। उमा बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करती है उस टाइम पे। वह निडर होकर गोपाल प्रसाद और को करारा जवाब देती है कि लड़कियों के पास भी दिल है और आत्मसम्मान होता है, वे कोई भेड़ बकरी या फर्नीचर नहीं है। वह शंकर की पोल खोल देती है। याद रखना, जो शंकर है लड़का जो है वो अपने कॉलेज में लड़कियों को छेड़ना और ये सब करना जो है लड़के का काम रहता है। वह पिछले साल गर्ल्स हॉस्टल के आसपास चक्कर काटते हुए पकड़ा गया था। याद रखना, जो लड़का है जो शादी करने आया है, मैं नाम बार बार नहीं लूंगा क्योंकि नाम इसके कैरेक्टर के हिसाब से सूट नहीं करता है, इस वजह से, ठीक है ना। चलिए, तो जो लड़का है जो शादी करने आया है वो बहुत उसका कैरेक्टर बेकार रहता है, तो उमा उसकी पोल खोल देती है। उसकी अपनी कोई रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन यानी ना तो कोई व्यक्तित्व है। देखिए, रीढ़ की हड्डी का मतलब ये नहीं कि ये वाली रीढ़ की हड्डी नहीं है। रीढ़ की हड्डी का मतलब क्या है कि ना वो खुद फैसले लेता है कोई, और ना ही उसका कोई अपना व्यक्तित्व है। बिल्कुल डरपोक टाइप का आदमी है, गंदा है। कौन? ये जो लड़का है शादी करने आया है। ना चरित्र उसका अच्छा है और ना ही शारीरिक सुदृढ़ता है। उमा के इस साहसी रूप को देखकर गोपाल प्रसाद, कौन गोपाल प्रसाद? जो लड़के के पिता हैं, अपमानित महसूस करते हुए चले जाते हैं। लड़का और लड़के के पिता जो है वहां से चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये स्टोरी का मैंने आपको सार बता दिया। अब हम इस चैप्टर के अंदर जो है आगे कहानी या क्वेश्चन आंसर जो है वो हम देखने जा रहे हैं। ध्यान सुनना। स्टोरी समझ में आ गई है ना, तो अब आप लोग को इजीली जो है क्वेश्चन आंसर भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आज थोड़ा सा दब के बोला जाएगा, ठीक है, दर्द हो रहा बहुत तेज। देखिए, बोला जा रहा है राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद क्या है बाबू। देखिए, राम स्वरूप कौन है? लड़की के पिता, और गोपाल प्रसाद लड़के के पिता। बात बात पर एक हमारा जमाना था, बार बार बूढ़े लोग मिलते हैं, अरे हमारे टाइम पे जो तारक मेहता के उल्टा चश्मा में भिड़े साहब है, अपने जमाने की बात वैसे वाली। तो एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहां तक तर्कसंगत है? मतलब ये करना सही है क्या? किसी को आप अपमानित करने के लिए ऐसे तुलनात्मक चीजें कर रहे हो तो बहुत गलत है। हाँ, अच्छा बोलने के लिए, अच्छा बताने के लिए करो तो कोई दिक्कत है ना। तो बोला जा रहा है राम स्वरूप कौन है? लड़के के पिता, लड़की के पिता, और गोपाल प्रसाद लड़के के पिता द्वारा अपने जमाने की तुलना आज के समय से करना पूरी तरह से तर्कसंगत नहीं है, यानी ठीक नहीं, क्योंकि ये लोग इंसल्ट कर रहे हैं, माना जा सकता है, ठीक नहीं माना जा रहा है। समय परिवर्तनशील है और हर युग की अपनी परिस्थितियां, चुनौतियां और विशेषताएं होती हैं। क्या पहले जैसी चीजें आज भी है क्या? तो फिर क्यों तुलना करना है? तो वो चीज है। तो वही है, बीते हुए समय में कुछ बातें अच्छी हो सकती हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वर्तमान समय में पूरी तरह से खराब हो। ऐसा नहीं कि पुराने टाइम पे अच्छी थी तो आज के टाइम पे खराब है। भाई समय बदल रहा है, ठीक है। समय के साथ साथ हमें भी अपने आप को ढालना चाहिए। आगे बात समझ में। देखिए, तो बोला जा रहा है अक्सर बुजुर्ग लोग अपने समय के खान पान, रीति रिवाजों, पहले तो उतना मिलावट नहीं आती थी चीजों में, लेकिन आज देखो कितनी ज्यादा मिलावट आ रही है ना चीजों में। तो वही, और मूल्यों को श्रेष्ठ बताते हैं, परंतु वे यह भूल जाते हैं कि हर कालखंड में यानी टाइम पे समाज को आगे बढ़ने के लिए नए विचारों को अपनाना पड़ता है। यानी भाई समाज के साथ साथ नए नए विचारों को भी अपनाना पड़ता है। और आज के युग में शिक्षा, तकनीक और महिलाओं के अधिकारों में जो है अभूतपूर्व प्रगति हुई है। पहले महिलाओं को कुछ नहीं समझते थे, लेकिन आज के टाइम पे वैल्यू दी जाती है।
जिसे केवल पुरानी आदतों के चश्मे में देखना अनुचित है, बहुत गलत है। ऐसी तुलना करने से नई और पुरानी पीढ़ी के बीच जो है वैचारिक दूरी यानी जनरेशन गैप आ जाता है। इसीलिए अतीत की देखो, आज के टाइम पे आप लोगों को भी पता होगा, जो जातिगत भेदभाव करता है, अगर वो कहीं से उचित नहीं है ये चीज जातिगत भेदभाव करना, लेकिन बहुत से लोग करते हैं तो बोलते हैं अरे देखो कितनी पुरानी सोच है ना, तो वही चीज है। लेकिन वर्तमान की प्रगति को नकारना या हर बात की को कोसना बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आज के टाइम को देखकर आप पुरानी चीजों को याद करो और आज के लोगों को कोसो, ऐसा बिल्कुल गलत बात है ना। तो वही चीज बोल रहे हैं कि रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्कसंगत है? तो एक हद तक बहुत बेकार है। क्यों? क्योंकि समय बदलता है, जो है चीजें चेंज होती हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामस्वरूप बोला जा रहा है क्वेश्चन में बाबू, रामस्वरूप द्वारा अपनी बेटी को, जो रामस्वरूप है इनकी बेटी क्या नाम है, उनका क्या नाम है बाबू? उमा। क्या नाम है? उमा। तो उमा क्या है? देखो, रामस्वरूप द्वारा अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और उसे छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है? यानी इस क्या चीज को उजागर कर रहा है? तो इसी चीज को उजागर कर रहा है कि समाज में आज भी ऐसे कुछ दिमाग पगलैट लोग हैं जो उच्च शिक्षित लड़की नहीं अपनाना चाहते हैं। क्यों नहीं अपनाना चाहते हैं? इस वजह से कि हमारे घर में ये हमारी बात नहीं मानेगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बहुत से लोग सोच है अपनी, क्या कर सकते हैं। तो रामस्वरूप अपनी बेटी उमा जो है, तो क्या बताया जा रहा है, देखिए, उमा से बहुत प्यार करते हैं और एक प्रगतिशील पिता होने के नाते उसे बीए तक की उच्च शिक्षा दिलवाते हैं। परंतु हाँ, जब उमा के विवाह की बात आती है तो समाज की दकियानुसी और रूढ़िवादी सोच के सामने उन्हें झुकना पड़ता है। गोपाल प्रसाद जो है जैसे लोग, यानी लड़के के जो पिता हैं, गोपाल प्रसाद जैसे लोग बहू के रूप में कम पढ़ी लिखी, याद रखना, कम पढ़ी लिखी लड़की चाहते हैं ताकि उसे दबाकर रखा जा सके। तो ये इनकी सोच है, किसकी? गोपाल प्रसाद की। समझ में आ गया ना। चलिए, तो ये चीज है, हर स्थिति रामस्वरूप बोला जा रहा है, यह स्थिति रामस्वरूप के भीतर के एक गहरे विरोधाभास और सामाजिक व्यवस्था को उजागर करती है कि वे जानते हैं कि समाज में ध्यान सुनना, समाज में उच्च शिक्षित लड़की के लिए योग्य वर ढूंढना कितना कठिन है भाई, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है अच्छा लड़का आज के टाइम पे किसी लड़की के लिए ढूंढना। और ये भी चीज बोलूंगा मैं, ऐसा नहीं है कि लड़के ही गलत होते हैं, लड़कियां भी गलत होती हैं आगे बात समझ में। तो एक अच्छी लड़की और एक अच्छा लड़का दोनों ढूंढना आज के टाइम पे बहुत ज्यादा कठिन है। तो ये चीज है, जहां आज भी पुरुष प्रधान मानसिकता हावी है, एक लाचार पिता अपनी बेटी, ध्यान सुन लेना, एक लाचार पिता अपनी बेटी के सुरक्षित भविष्य और विवाह की खातिर अपनी ईमानदारी और सिद्धांतों से समझौता करने पर मजबूर हो जाता है। क्योंकि देखो, जो ये हैं लड़की के पिता जो हैं रामस्वरूप, वो शुरू से ही अच्छे दिमाग के थे, वो चाहते थे कि मेरी बेटी पढ़े लिखे और अच्छे घर में जाए। लेकिन अब क्या कर सकते हैं कि जो लोगों की सोच ऐसी है, अब इनको भी मजबूरन झुकना पड़ा। लेकिन नहीं करना चाहिए था इनको ऐसा, लेकिन बेटी ने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, भगा दिया दोनों को। यह व्यवस्था दर्शाती है कि हमारा समाज शिक्षित बेटियों की सराहना तो करता है, लेकिन बहू के रूप में उन्हें स्वीकार करने में संकुचित महसूस या मानसिक परिचय देता है। यानी कि कोई नहीं चाहता कि, देखो सब चाहते हैं कि हमारी बेटी पढ़ी लिखी हो, लेकिन बहू जो है कैसी आए, नॉर्मल, ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। तो ये भाई समाज की सोच है कि नहीं, बताओ आप भी। चलिए, तो क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू। देखिए, अपनी बेटी का रिश्ता, क्वेश्चन समझना है, ठीक है। देखिए, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार से व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं, दोबारा पढ़ रहा हूं, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है। एक बात बताओ, आप खुद दब रहे हो अगर जो लड़के वाले हैं उनके सामने, और अपनी बेटी की काबिलियत को छुपा रहे हो, क्या गारंटी है कल को उसको मारे पिटेंगे नहीं। एक बार, लालचियों के घर पे आप भेज रहे हो, मूर्खों के घर पे आप अपनी बेटी को भेज रहे हो, ये सोच रहे हो कि लड़का अच्छा होगा, पहले उसकी मानसिकता दिख रही है, तो क्यों शादी करने की जरूरत है, दूसरी शादी मिल जाएगी आगे वसन में। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो रामस्वरूप चाहते हैं कि जब लड़के वाले उमा को देखने आए तो वह अपनी उच्च शिक्षा को छिपाए रखे, पाउडर लगाकर सज धज कर
आए और उनके सामने अत्यंत सीधी बन के रहे, कम बोलने वाली हो, संकोची लड़की हो, यानी सोच विचार करने वाली की तरह व्यवहार करे। वे चाहते हैं कि उमा अपनी कला, सिलाई और पढ़ाई का प्रदर्शन सिर्फ उनके अहंकार को संतुष्ट करने के लिए करे, सिर्फ दिखाए कि हाँ मैं पढ़ाई सिलाई बुनाई सब आती है, पर हाँ मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं, तो ऐसा दिखाने के लिए बोलते हैं। रामस्वरूप की यह अपेक्षा पूरी तरह से अनुचित है, बहुत गलत बात है रामस्वरूप जी की, और अनैतिक है, क्योंकि यह एक लड़की के आत्मसम्मान, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस और उनके व्यक्तित्व का हनन करती है। यानी लड़की की पूरी काबिलियत छुपा दी इन्होंने। और यार किसी भी रिश्ते की बुनियाद झूठ और दिखावे पर नहीं रखी जानी चाहिए, याद रखना। अगर आप झूठ बोल के शादी कर भी लो, देखो अरेंज मैरिज में ज्यादा यही होता है, मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं विरोध में नहीं बोल रहा, बस एक हकीकत बता रहा हूँ। अरेंज मैरिज में 90% अरेंज मैरिज जो होती है आज के टाइम पे झूठ बोल के करवाई जाती है, चाहे बुरा लगे या अच्छा लगे, यही सच्चाई है, झूठ बोल के कराई जाती है। लड़के में कोई कमी होती है क्या, वो जाकर बोला जाता है वहां लड़की घर वालों को? या लड़कियों के अंदर कोई कमी होती है क्या, लड़के घर वाले को जाके बोलते हैं क्या कोई? तो 90% अरेंज मैरिज केवल और केवल किस पे होती है? धोखे पे ही होती है। ठीक है, मैं अरेंज मैरिज लव मैरिज का कोई प्रेम विवाह का कोई पक्ष या इसका पक्ष नहीं ले रहा, बस बता रहा हूं आपको कि हाँ 90% जो है चांसेस होते हैं कि खराब लड़का या खराब लड़की, इनकी हकीकत छुपाई जाती है कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है, बस हाँ समाज 4 लोग के आगे दिखाने के लिए कि हाँ देखो ऐसा है, और शादी करवा दी जाती। बाद में झेलना किसको पड़ता है, उस लड़के को या लड़की को। तो ये हकीकत है, तो वही चीज है। तो उमा एक स्वाभिमानी, पढ़ी लिखी और समझदार जो है लड़की है, और उसे किसी निर्जीव वस्तु या फर्नीचर की तरह पेश करना, जहां खरीदार उसकी कमियां और खूबियां आके, तो बोला जा रहा है सरासर गलत है। बिल्कुल गलत बात है भाई। रामस्वरूप का यह व्यवहार पुरुष सत्तात्मक समाज की उस सोच को बढ़ावा देता है जो स्त्री को केवल एक उपभोग की वस्तु और पुरुषों के अधीन मानती है। क्या लड़कियों के अंदर हृदय नहीं है क्या, दिल नहीं है क्या? तो उनकी भी तो सोचनी चाहिए। लेकिन हाँ मैं बार बार एक ही चीज बोलूंगा, अगर लड़कियां सही हैं तो कई लड़के भी सही हैं, अगर कुछ लड़कियां गलत हैं तो कुछ लड़के भी गलत हैं। ठीक है, सबको एक जैसा नहीं माना जा सकता। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है, वहां ये बात हो रही है कि जो रामस्वरूप है वो अपनी बेटी की सारी खूबियों को छुपाकर क्या करना चाह रहे हैं, बस झूठ दिखाना चाह रहे हैं लड़के वालों को। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गोपाल प्रसाद विवाह को क्या मानते हैं, बिजनेस मानते हैं। कौन? लड़के के पिता ही है, और रामस्वरूप जो है वो लड़की के पिता है। तो बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों समान रूप से अपराधी हैं? देखिए कहीं ना जो रामस्वरूप है लड़की के पिता, उनकी कहीं ना कहीं एक मजबूरी है। हर लड़की का पिता कहीं ना कहीं कोई कुछ मामलों में मजबूर हो जाता है। तो वही बोला जा रहा है, यद्यपि गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप दोनों के ही कृत्यों में खोट, हाँ कमियां दोनों में है, परंतु दोनों को समान रूप से अपराधी नहीं माना जा सकता। ठीक है, दोनों की परिस्थितियों और इरादों में जमीन आसमान का अंतर है। अगर रामस्वरूप गलत होते ना तो अपनी बेटी को इतना पढ़ाते नहीं। ठीक है, बस वो क्या कर सकते, मजबूर है एक समाज में। गोपाल प्रसाद एक बेहद लालची, लड़के का पिता चतुर और क्रूर मानसिक और व्यक्ति है, बहुत बेकार आदमी है लड़के का पिता। वे विवाह जैसे पवित्र सामाजिक बंधन को बिजनेस व्यापार, याद रखना, बिजनेस व्यापार का नाम देते हैं, जहां वे लड़की को कमजोर रखकर अपने घर में एक दासी लाना चाहते हैं। उनका यह कृत्य पूरी तरह अनैतिक है, गलत है, और बोला यार घोर सामाजिक अपराध है। इसके विपरीत रामस्वरूप का इरादा बुरा नहीं है, वे अपनी बेटी की उच्च शिक्षा केवल इसलिए छिपाते हैं ताकि उसका रिश्ता, क्योंकि वे समाज की संकीर्ण सोच और एक पिता होने की लाचारी के आगे बेबस हैं। कौन? रामस्वरूप। बल्कि असली अपराधी कौन है? गोपाल प्रसाद। उनका झूठ किसी को धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि अपनी बेटी का घर बसाने की मजबूरी का परिणाम है। इसीलिए गोपाल प्रसाद जहां स्वेच्छा से सामाजिक बुराई को बढ़ावा देने वाले हैं, गोपाल प्रसाद क्या है? स्वेच्छा से बुराई को बढ़ावा दे रहे हैं लड़के के पिता, लेकिन लड़की के पिता क्या है? वहीं रामस्वरूप समाज की सड़ी गली व्यवस्था के पीड़ित मात्र हैं। इसीलिए जो है रामस्वरूप ठीक है अपनी जगह, लेकिन गोपाल प्रसाद की जो है बिल्कुल ज्यादा सड़ी हुई सोच है। लड़के के पिता की सोच कैसी है? बहुत ज्यादा घटिया। क्वेश्चन क्या है बाबू, आपके लाडले बेटे की, देखो अब आगे मजा है इसमें, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी
रीढ़ की हड्डी भी है। लड़की पूछ रही है कि गुस्से में आ गई थी ना उमा, आज एक बात बताओ, अब लड़की है उसको चला के देख रहे हैं, आगे पीछे सब देख रहे हैं, चला के देख रहे हैं उसको, कहीं टेढ़ी तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है, सुंदर है, मेकअप तो नहीं करी है, उंगली टेढ़ी तो नहीं है, नाखून बाल सब देखते हैं, और फिर बोलते हैं कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है। कितना गधा समाज है हमारा। आधे से ज्यादा लोग, कुछ लोग ठीक है, बाकी समाज में 80% लोग कैसे हैं, 20% को छोड़ दिया जाए, जो आज भी घिसी पिटी पुरानी रीति रिवाजों में पड़े हुए हैं, अजीब चीजों में चले जा रहे हैं। तो लड़की फ्रस्ट्रेट होकर क्या बोलती है, आपके लाडले बेटे की, ध्यान सुनना, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं है। उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों को की ओर संकेत करना चाहती है। तो देखो, उमा इस तीखे कथन के माध्यम से लड़के की शारीरिक और मानसिक और चारित्रिक सभी प्रकार की गंभीर कमियों पर सीधा प्रहार करती है। इस कथन के निम्नलिखित निहितार्थ है। आखिरकार उमा जो है लड़के को क्यों भला बुरा कह देती है, सामने ही देखो। पहला, चारित्रिक पतन, क्योंकि लड़के का चरित्र बहुत खराब था और वो उमा को चेक करने आया, बताओ, तो पकड़ा गया, बोल दी गुस्से में। उमा कहती है कि लड़के का कोई उच्च चरित्र नहीं है, लड़का बल्कि वो है, बेकार है। वह पिछले साल गर्ल्स हॉस्टल के आसपास आवारागर्दी करते हुए पकड़ा गया था और अपमानित होकर वहां से भाग गया था। तो पहला इन्हें पोल खोल दी उमा ने। बहुत बढ़िया था। व्यवहार व्यक्तित्वहीनता यानी नो बैकबोन, जो लड़का है उसका अपना कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व या मत नहीं है, वो दूसरे के ऊपर डिसीजन लेता है ना, दूसरों को देखते हुए। वह पूरी तरह से अपने पिता गोपाल प्रसाद के इशारों पर नाचता है, इसलिए बोला कि तुम्हारे रीढ़ की हड्डी नहीं है भाई, और सही और गलत का निर्णय लेने की उसमें कोई क्षमता नहीं है। इसलिए उमा ने बोला लड़के को कि भाई तुम्हारे बैकबोन नहीं है, यानी रीढ़ की हड्डी नहीं है, इसलिए इस चैप्टर का नाम रीढ़ की हड्डी दिया गया है। तो याद रखना, शारीरिक कमजोरी यानी जो लड़का है शारीरिक रूप से कमजोर है, वह सीधा होकर बैठ नहीं सकता, यानी ऐसे बैठता है, ये ऐसे लड़का बैठ रहा है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। मैं ऐसे मजाक नहीं बना रहा हूँ, लेकिन इसकी जो हरकतें है ना लड़के की, वो बहुत बेकार है, इनके दोनों की, बाप बेटे की। तो बोला जा रहा है झुककर चलता है। उमा यह स्पष्ट करती है कि जो लड़का खुद अपने पैरों पर सीधे खड़े होने की शारीरिक और नैतिक क्षमता नहीं रखता, वह किसी लड़की का जीवन जो है साथी बनने के योग्य बिल्कुल नहीं है। यानी पहले आप अपने कैरेक्टर को देखो, तब जाकर दूसरे कैरेक्टर पर उंगली उठाना। हमारे समाज के अंदर ऐसी कई कीड़े हैं, मैं साफ बोलता हूं, कई कीड़े हैं कि वो अपना जीवन नहीं देखते हैं, दूसरे के जीवन में घुसे चले जाते हैं। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है। गली की आंटियां भी ऐसी होती हैं, आधे सबसे ज्यादा तो आंटियां ही हैं बिल्कुल गली की, है ना, सबके गली की होती हैं ऐसी 10-15 आंटियां, है ना। चलिए देखते हैं। तो ये चीज हो गया, समझ में आ गया ना। तो आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी नहीं है भी या नहीं है, तो उमा ऐसा क्यों बोलती बता। लड़का जो है जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को किस प्रकार से के व्यक्तित्व की जरूरत है, जो है बोला जा रहा है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की, ठीक है, ये दोनों पता चल गया। समाज को किस प्रकार के व्यक्तित्व की जरूरत है, सबको पता है हमें किसकी, उमा जैसी लड़की की जरूरत है, व्यक्तित्व यानी चरित्र वाले। आज के आधुनिक और प्रगतिशील समाज को निश्चित रूप से उमा जैसी स्वाभिमानी, साहसी और शिक्षित लड़की के व्यक्तित्व की अत्यंत आवश्यकता है। यह समाज को बोला जाए, समाज को लड़के जैसे दिशाहीन, चरित्रहीन और रीढ़ विहीन, यानी जो किसी कोई बैकबोन ही ना हो, मतलब रियल रीढ़ की हड्डी की बात नहीं है बाबू, लड़कों की कतई जरूरत नहीं है। हमें किसकी जरूरत नहीं है, जो इस चैप्टर में लड़के का बोला गया है, ठीक है। उसके बाद उमा का व्यक्तित्व समाज में एक चेतना जगाता है। यह वह अन्याय के सामने चुप रहने के बजाय अपने अधिकारों और आत्मसम्मान के जो है लिए आवाज उठाना जानती है। उमा जैसी लड़कियां ही समाज से दहेज प्रथा, लिंग भेद यानी लड़का लड़की में भेद और महिलाओं के प्रति होने वाले मानसिक जो है उत्पीड़न को, देखो कई लड़कियां, ऐसा नहीं है कि कईयों को मारा पीटा जाता है तो किसी को दूसरी वाली को सिर्फ बोला जा रहा है तो वो अपराध नहीं है, बल्कि वो भी है, मानसिक पीड़ा दी जाती है कई बच्चों को, कई लड़कियों को। दूसरी ओर जो लड़का है उसके जैसे समाज के लिए बोझ माने जाते हैं ऐसे लड़के, जो बताया गया इसमें, ठीक है, जो ना तो खुद आत्मनिर्भर है और ना ही महिलाओं का सम्मान करना जानता है।
यदि समाज को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है तो युवाओं को उमा की तरह वैचारिक रूप से दृढ़, शिक्षित और नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण होना पड़ेगा। समझ में आ गया ना? तो इसलिए तो हमें कैसे चरित्र की जरूरत है? उमा जैसे की। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, रीढ़ की हड्डी शीर्षक का सार्थकता स्पष्ट कीजिए। देखिए अब रीढ़ की हड्डी क्यों दिया गया इस चैप्टर का नाम, बहुत मेन क्वेश्चन हो जाएगा ये, मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगा इसको बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि सब में इसको जो है इंपॉर्टेंट मानेंगे। क्यों मानेंगे? देखिए रीढ़ की हड्डी शीर्षक का सार्थकता क्या है, बोला है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित एकांकी का शीर्षक रीढ़ की हड्डी बैकबोन अत्यंत सटीक, अर्थपूर्ण और व्यंग्यात्मक है। मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी सबसे महत्वपूर्ण होती है ना, तो ये चीज है। उसके बाद जो शरीर को सीधा खड़ा रखने और संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है, इसके बिना मनुष्य सीधा खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन इसमें क्या बोला गया, देखो इसमें प्रतीकात्मक रूप से रीढ़ की हड्डी का यूज किया गया है बाबू। देखिए एकांकी में इस शब्द का प्रयोग प्रतीकात्मक रूप से चरित्र, याद रखना चरित्र, आत्मसम्मान और स्वतंत्र व्यक्तित्व के लिए किया गया इसका प्रयोग। जैसे लड़के के पास ना तो शारीरिक रूप से जो है, कौन सा लड़के के पास, ठीक है ना, देखिए बोला जा रहा है लड़के के पास ना तो शारीरिक रूप से सीधी रीढ़ की हड्डी है, मतलब शारीरिक रूप से भी कमजोर है ये लड़का जो शादी करने के लिए आया उमा से, और ना ही नैतिक रूप से उसका अपना कोई चरित्र या वजूद भी नहीं है। साथ ही यह शीर्षक उन सामाजिक ठेकेदारों जैसे लड़के का पिता गोपाल प्रसाद पर भी करारा व्यंग है, जो अपनी रूढ़िवादी सोच के कारण समाज को पतन की ओर ले जा रहे हैं। और उनका यह खोखलापन समाज की रीढ़ विहीनता, यानी ऐसा दिखाया जा रहा है कि भाई ऐसे लोग समाज को भी खोखला करते हैं। और यह शीर्षक एकांकी के मूल तथ्य को पूरी तरह से अभिव्यक्त करता है। तो इससे हमें पता चलता है कि लड़का और लड़के के पिता के ऊपर पूरा सूट करता है ये चैप्टर का नाम रीढ़ की हड्डी। क्योंकि देखो जो ये है जो लड़का है जो शादी करने के लिए आया उमा से, वो शारीरिक रूप से भी और मानसिक दोनों रूप से कमजोर है, और लड़के के तो पिता जो है वो क्या कहना उनका, गोपाल प्रसाद जी का। चलिए अब एक क्वेश्चन आ गया बाबू। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? तो देखिए इसमें मुख्य पात्र है कौन, तो मुख्य पात्र कौन होगा वो देखिए, पूरी कथा वस्तु और घटनाक्रम के आधार पर उमा लड़की ही बिल्कुल मेन कैरेक्टर दिखाई गई, क्योंकि उमा को ही मेन दिखाया गया। इस एकांकी का निर्विवाद रूप से मुख्य पात्र है, और हालांकि वह मंच पर बहुत देर से आती है, लेकिन हाँ पूरी एकांकी का, यानी जो इनकी कथा है जो लिख रहे हैं राइटर का, ताना बाना उसी के इर्द गिर्द पूरा गूंज रहा है, ठीक है, बुना हुआ है। उमा को मुख्य पात्र मानने के ठोस कारण है। क्यों? देखिए वह एकांकी की केंद्र, यानी जो लिखी कहानी है ये रीढ़ की हड्डी के केंद्र धुरी है, जिसके विवाह की समस्या को लेकर पूरी कहानी आगे बढ़ती है, ठीक है। क्योंकि कहानी शादी तो इसी की है ना उमा की। जब वह मंच पर आती है तो वह अपने प्रखर विचारों, यानी निडरता, स्पष्टतावादी और स्पष्टवादिता से पूरे नाटक पर का रुख बदल देती है। यानी इतनी जागरूक है ये लड़की उमा, वह दकियानूसी गोपाल प्रसाद और अहंकार को चकनाचूर करती है उसके, और समाज में स्त्रियों की गरिमा को पुनर्स्थापित करती है। नाटककार ने अपने मुख्य, याद रखना, मुख्य संदेश नारी शिक्षा और नारी चेतना को उमा के, ध्यान से सुनना बाबू, उमा के ही समाज के सामने रखा है, उमा के माध्यम से ही समाज के सामने रखा है, और उसका चरित्र ही दर्शकों के मन पर अमिट छाप छोड़ता है कि अगर उमा जैसी लड़कियां हुई तो पक्का यही है, कोई भी जो है लड़कियों को दबाकर नहीं रख सकता है, ठीक बा। चलिए तो ये पढ़ लिया 8वां क्वेश्चन। अब 9 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए बोला यार एकांकी के आधार पर राम स्वरूप कौन है बाबू? तो लड़की के पिता, और गोपाल प्रसाद लड़के के पिता, ठीक है। यहाँ पे मैं जी लिख देता हूँ, यहाँ पे बी लिख देता हूँ। ये क्या है, लड़की गर्ल बॉय, तो राम स्वरूप लड़की के पिता, राम गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषता है। तो दोनों की चारित्रिक विशेषता अब तो हर कोई बता सकता है। ये मजबूर है लेकिन ठीक है, और ये दिमाग से जो है पैदल है। कैसे वो देखिए, तो इन दोनों के क्या निम्नलिखित चीजें बता रखी हैं, राम स्वरूप की फिर गोपाल प्रसाद जी की। वे उमा के पिता हैं, वे एक आधुनिक, और ये करेक्टर पूछ लेता है एग्जाम में, याद रखना। तो बोला जा रहा है आधुनिक प्रगतिशील सोच वाले व्यक्ति हैं, और जिन्होंने समाज की
परवाह न करते हुए अपनी बेटी को बहुत ज्यादा पढ़ाया लिखाया। बेटी से बेहद स्नेह करते हैं, परंतु उनकी सबसे बड़ी कमजोरी अत्यधिक जो है संकोची यानी बेकार सोच वाली सोसाइटी से है। ठीक है, सामाजिक दबाव के सामने झुक जाना पड़ता है उनको। बेटी के विवाह के लिए झूठ बोलने और अपनी गरिमा से समझौता करने पर विवश हो जाते हैं कौन? रामस्वरूप जी यानी उमा के पिता। असली दिमाग खराब ये करते हैं गोपाल प्रसाद जी, ये आके जो है ये चीजें बोल देते हैं। वे बोले यार वे पेशे से वकील हैं पर दिमाग एक रत्ती भर का नहीं है। उनकी सोच अत्यंत संकीर्ण है, छोटी है, रूढ़िवादी है। वे बेहद चालाक, अहंकारी और स्वार्थी भी हैं कि भाई लड़कियों को ऐसा नहीं रहना, लड़कियों को ऐसे नहीं रहना, ऐसे बस गलत बात है ये भाई। वकील है, नाम के वकील भगे से। वे स्त्री शिक्षा, बोला यार वे स्त्री शिक्षा के घोर विरोधी हैं। बताओ, वकील हैं फिर भी दिमाग दो कौड़ी का भी नहीं है इनके अंदर। ठीक है, ये लड़कियों को पढ़ाई लिखाई नहीं होना चाहते हैं और विवाह को एक बिजनेस मानते हैं। और चरित्रहीन बेटे जो है, लड़का जो है चरित्रहीन बेटा की कमियों पर पर्दा डालते हुए, क्योंकि लड़के का कैरेक्टर बहुत खराब है इस चैप्टर के अंदर बताया गया है, और दूसरों पर अपनी मर्जी थोपने का प्रयास करते हैं। उनका व्यवहार पूरी तरह से पुरुष अहंकार से भरा हुआ है, यानी कि मैं मर्द हूं, मैं मर्द हूं, भाग यहाँ से। ऐसे मर्द नहीं चाहिए भाई समाज को, ले जाओ अपनी मर्दानगी। ठीक है, मर्द वो होता है जो अपने पूरे परिवार का पालन पोषण अपने दम पे करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, पूरे घर को एकजुट करके रखता है, वो होता है मर्द। ठीक है, तुम जैसे मर्द नहीं चाहिए समाज को, भाग यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वहां है बाबू, वो है इस एकांकी का मतलब इस कथा का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मैं ऐसी बता देता हूँ, आप बना के लिख सकते हैं। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य था महिलाओं की जो स्थिति समाज के अंदर, जो बेकार स्थिति बना रखी है समाज के अंदर, उस बेकार स्थिति को अच्छा बनाना, और जो लोगों की घटिया सोच है उससे लोगों को बाहर निकालना कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए। तो ये सड़ी हुई सोच जो है समाज से बाहर निकले। तो ऐसी और युवाओं को चरित्रवान बनाना, आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा देती है। जैसे लड़के के माध्यम से रीढ़ विहीन युवाओं को जो है सुधरने की चेतावनी दी गई है कि लड़कों सुधर जाओ और अपनी रीढ़ की हड्डी बनाओ। रीढ़ की हड्डी बनाने का मतलब क्या है बाबू? कि अपनी पहचान बनाओ, ना कि किसी और के दम पे जियो। ठीक है, नेक्स्ट है समाज में महिलाओं को उचित गरिमा। देखो मैं इसका पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा दूंगा। समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। तो मतलब महिलाओं की स्थिति आपको अगर अच्छी करनी है, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में दे देगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। कैसे दे देगा कि अगर आपको महिलाओं की स्थिति समाज में अच्छी बनानी है तो क्या कर सकते हैं। पहला, उच्च शिक्षा दो। इसको पूरा बना के लिख सकते हो आप, है ना। अपने आस पड़ोस की प्रत्येक लड़की को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बोलो। दहेज प्रथा का घोर विरोध कर दो। आप अगर दहेज, देखो समाज के ना दोनों चीजें चल रही हैं। आप बोल रहे हो अरे मैं दहेज के खिलाफ हूँ, दहेज के खिलाफ हूँ, दहेज, लेकिन जब अपनी बेटी की शादी कर रहे हो तो दे रहे हो आप दहेज, है ना। और लड़के की शादी कर रहे हो तो ले रहे हो दहेज। क्या बात का विरोध हो जाएगा। तो लड़कों से ये अपील रहेगी भाई कि आप इतने काबिल बन जाओ कि आप दहेज ना लो, साफ मना कर दो, अपनी बेटी दे दो बस, दहेज नहीं चाहिए, वरना बाद में अलग होती है तो मांगती है 10 गुना ज्यादा। विवाह के समय दहेज के लेन देन का डटकर विरोध कर दो। ठीक है, मानसिकता में बदलाव ये करो तो महिलाओं की स्थिति सुधरेगी। और आत्मनिर्भरता का समर्थन, यानी महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास करो। आत्मनिर्भर बने महिलाएं। ठीक बात। चलिए तो ये बता दिया। नेक्स्ट है, बोले यार इस एकांकी में विवाह की किस समस्या को प्रस्तुत किया गया है। तो विवाह की कौन सी समस्या को प्रस्तुत किया बाबू? बोला जा रहा है इस एकांकी में भारतीय समाज में विवाह से जुड़ी गंभीर और कड़वी समस्याओं को उजागर किया गया। मुख्य रूप से इसमें वर पक्ष का अहंकार दिखाया गया और कन्या पक्ष की लाचारी दिखाई गई है। लड़के वाले चौड़े होकर चल रहे हैं, मैं मर्द हूँ भाई ऐसे, और लड़की वाले बेचारे ऐसे चल रहे हैं कि हम लड़की वाले हैं। तो क्यों समझना भाई उल्टा ऐसा, है ना। लड़कियों को इतना डिपेंडेंट बना दो कि अपना वर्ग खुद ढूंढ ले, पर अच्छा, है ना, ये चीज याद रखना। विवाह के बाजार में लड़कियों को एक वस्तु की तरह जो है देखा जाता है, जहां उनकी शिक्षा, योग्यता और भावनाओं को दरकिनार करके केवल उनकी सुंदरता, लड़कियों को क्या देखते हैं, केवल सुंदरता, घरेलू कामकाज में निपुणता है कि नहीं है, और लड़के वालों की शर्तों में सर्वोपरि है कि नहीं है, तो ऐसे तब लड़की पसंद करते हैं। इसके अलावा शिक्षित लड़कियों के विवाह में आने वाली अड़चने और समाज की यह चाहत कि बहू कम पढ़ी लिखी हो ताकि वह कभी आवाज ना उठा सके,
बताओ, यही तो है हमारे समाज की घटिया सोच। मन करता है एक दो को कूट दूं पकड़ के। ऐसे ऐसे हमारे समाज में लोग, लड़कियों नहीं पढ़ी लिखी होनी चाहिए, लड़कियां आए बहू आए तो केवल यही काम करें, पढ़ा नहीं सकती, लिखा नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती, भाग यहाँ से। तो इस भयावह समस्या से बहुत ही सजीवता के साथ प्रस्तुत किया गया है। विवाह जैसी पवित्र संस्था का व्यापारीकरण हो रहा है। आज भाई बिजनेस हो रहा है, शादी ब्याह नहीं, बिजनेस डील होती है। दहेज लाओ इतना, जो ज्यादा दहेज लाएगी उसकी उतनी वैल्यू, तो इसलिए मजबूरन लोगों को क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है उमा की किन्हीं दो चारित्रिक विशेषताओं की। तो इसकी पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। तो उच्च शिक्षित और कला निपुण, बहुत सारी कला है उसके अंदर, संस्कृत है, गाना वाना भी सब कुछ आता है उमा को, बहुत शिक्षित है भाई लड़की। उसके बाद स्वाभिमानी और निडर, साहसी है झांसी की रानी की तरह, तभी तो इनको लड़के और लड़के के बाप को जो है भगा देती है, उनकी जो है वैल्यू दिखाकर। आगे बस समझ में, चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। गोपाल प्रसाद और लड़का महिलाओं के उच्च, याद रखना, गोपाल प्रसाद और जो लड़का है जो शादी करने आया उमा से, महिलाओं के उच्च शिक्षित होने के विरोध करते हैं। आप इस विचार से कहां तक सहमत हैं? बिल्कुल सहमत नहीं है भाई। हम गोपाल प्रसाद और शंकर की महिलाओं की उच्च शिक्षा होने के विरोध वाले विचार से कतई 0% सहमत है। ठीक है, लड़का और उसके पिता को दोनों कूट दो। उनका यह विचार अत्यंत संकीर्ण है, यानी छोटा विचार है, पिछड़ा हुआ है और समाज को विनाश की ओर ले जाएगा, ऐसे लोगों को हटाओ। तो महिला शिक्षा किसी भी विकसित और स्वस्थ समाज की रीढ़ होती है। महिलाओं को शिक्षित बनाओ। एक शिक्षित महिला न केवल अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है और बल्कि पूरे परिवार के आने वाली पीढ़ी को भी सुधार सकती है। बस ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप बना बना के इजीली लिख सकते हो, इसलिए मैं उतना ज्यादा इसको रीड नहीं कर रहा। तो महिलाओं का काम केवल घर संभालना नहीं है, स्त्रियों की गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रहने की एक चाल है ये। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं आज की महिलाएं शिक्षा के बल पर हर क्षेत्र में, अंतरिक्ष से लेकर सेना, राजनीति तक में सब में असर डाल रही हैं। तो बताओ क्या योग्य नहीं होती महिलाएं? बिल्कुल। अब कुछ एमसीक्यू है, फिर उसके बाद हमारा चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं, है ना। देखिए, रीढ़ की हड्डी एकांकी के लेखक कौन है? तो सबको पता है कौन है, जगदीश चंद्र माथुर। तो ये चार में से कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा, उमा ने कहां तक शिक्षा प्राप्त की थी? मैट्रिक 10वीं तक, इंटरमीडिएट यानी 12वीं तक। मैट्रिक 10वीं को बोला जाता है बाबू, और इंटरमीडिएट 12वीं को बोला जाता है। बीए या एमए, तो बीए पास कर रखी थी किसने? उमा ने। क्लियर हो गया। देखिए तो बीए है। उसके बाद है गोपाल प्रसाद विवाह को क्या मानते हैं? तो क्या मानते हैं? पवित्र बंधन। गोपाल लड़के के पिता क्या मानते हैं बाबू? बताओ। पवित्र बंधन, बिजनेस, सामाजिक स्वरूप, धार्मिक कार्य। बताओ 1 2 3, खत्म टाइम। अब बताओ जरा। तो ये मानते हैं बिजनेस, व्यापार मानते हैं लड़के के पिता। तो लड़के के पिता को उठा पटक देना, ठीक है पिता। तो लड़के के पिता को उठा पटक देना, ठीक है पिता। तो लड़के के पिता को उठा पटक देना, ठीक है। तो ये चीज बहुत गलत है इन लोग की सोच। गोपाल प्रसाद का बेटा जो है, जो लड़का शादी करने के लिए आया, शारीरिक रूप से कैसा है? तो बहुत बलवान या सीधा है, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। और उनकी रीढ़ की हड्डी झुकी हुई है और वह कमजोर है, वह दिव्यांग है, वह जो है खिलाड़ी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बी होगा इसका ऑप्शन, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया। चलिए 4 हो गया। नेक्स्ट है बाबू हमारा, हाँ देखिए, एकांकी में रीढ़ की हड्डी शब्द किसके लिए प्रतीक रूप से प्रयोग हुआ है? केवल शारीरिक अंग के लिए, धन दौलत के लिए, चरित्र और आत्मसम्मान और स्वतंत्र व्यक्तित्व के लिए, या पुरानी परंपराओं के लिए? तो सी होगा इसका आंसर, ठीक है। देखिए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद है बाबू, छठा क्वेश्चन है, राम स्वरूप अपनी बेटी उमा की शिक्षा को क्यों छिपाना चाहते हैं? समाज के डर और लड़के वालों की रूढ़िवादी शर्त के कारण, क्योंकि उमा ये हो गया, क्योंकि उमा पढ़ना नहीं चाहती थी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सरकार के नियमों के कारण, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सरकार के नियमों के कारण, क्योंकि वे टैक्स बचाना चाहते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये होगा बी इसका आंसर है। बी, ये क्या नाम है पहला, ए इसका आंसर होगा, ठीक है ना। देखिए पास से कभी कभी दिखता नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, उमा गोपाल प्रसाद यानी लड़के के पिता को क्या कहकर आईना दिखाती है? कि लड़कियां भेड़ बकरी या फर्नीचर। तो यही वाला होगा, पहला वाला ही, ठीक है ना। देखिए ए ही होगा इसका आंसर। समझ में आ गया। चलिए अब हमने जो है ये बिल्कुल खत्म कर लिया। आप लोग को चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आएगा। आज थोड़ा सा मैंने कम ही बोलना पसंद किया, क्योंकि बता दिया मैंने, ठीक है ना। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है ना। और कमेंट जरूर कर देना कि हाँ आप लोग को वीडियो कैसी लगती है, तब और मोटिवेशन मिलेगी और अच्छी वीडियो आप लोग के लिए
ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।